हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर जो है दोस्तों, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या जितने क्वेश्चन जो है ना आपके NCERT बुक में पूछे गए हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर मैं आज आप लोग को इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में जरूर दोस्तों अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा दें, जिससे इस चैनल के थ्रू जितनी भी नोटिफिकेशन होगी बिल्कुल आप लोग को वक्त पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग बिना समय की बर्बादी किए हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा देखिए फर्स्ट चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ठीक है। अर्थव्यवस्था एवं इसके क्या है विकास के इतिहास, एक ही वीडियो में पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर मैं आज आप लोग को कराने वाला हूं, ठीक है। तो इसमें आप लोग जरूर अंत तक बने रहेंगे दोस्तों, ठीक है। हमारा प्रश्न उत्तर स्टार्ट होने वाला है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा फर्स्ट चैप्टर से, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है अर्थ व्यवस्था जो है ना किसे कहते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो आप लोग एकदम बारीकी से समझना दोस्तों, ठीक है। अर्थ का अर्थ पहले हम लोग बताते हैं, ठीक है। अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का अर्थ आप बता सकते हो रुपया। अर्थ का मतलब रुपया होता है। और रुपया को क्या बोल सकते हो आप, पैसा बोल सकते हो, ठीक है। रुपया को आप पैसा बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो आप, इसको पूंजी बोल सकते हो, ठीक है। तो आप समझ गए, यानी अर्थ का अर्थ होगा रुपया, पैसा, पूंजी, ठीक है। और व्यवस्था जो है, अर्थ का अर्थ तो आप समझ गए, व्यवस्था का अर्थ समझिए। व्यवस्था को क्या बोल सकते हैं, तो व्यवस्था को हम ढांचा बोलते हैं दोस्तों। ढांचा बोल सकते हैं, व्यवस्था बोल सकते हैं, बनावट बोल सकते हैं, ठीक है। यानी आप ये समझो अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे, यानी वैसा ढांचा, वैसा व्यवस्था, वैसी बनावट जिससे हम लोग को किसकी चीज़ की आमदनी हो, रुपया की आमदनी हो, पैसा की आमदनी हो, पूंजी प्राप्त हो, उसी को हम लोग अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। यानी आप नॉर्मली बात समझो दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो भी कोई काम करते हैं, ठीक है, आप अपने अपना जो भी आपका कोई पेशा होगा, मान के चलिए अगर आप डॉक्टर हैं, ठीक है, तो आपको डॉक्टरी से अगर कुछ रुपया आता है तो वो आपके लिए अर्थव्यवस्था होगा, ठीक है। अगर आप शिक्षक हैं, आपको विद्यालय से अगर पैसा आता है तो वो आप विद्यालय जो होगा ना आपके लिए अर्थव्यवस्था होगा। यानी आप जो है ना जिस काम से अगर रुपया निकालते हो, ठीक है, जिस काम से आपको रुपया मिलता है वही आपका अर्थव्यवस्था है। और उसी को आर्थिक क्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आर्थिक क्रिया। समझ में आ गया होगा आप लोग को। यानी क्या कहता है इसमें कह रहा है अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है। आर्थिक क्रिया किसको बोलते हैं दोस्तों, समझना। आर्थिक क्रिया बोला जाता है यानी जिस काम से हमें रुपया, पैसा, मुद्रा, पूंजी प्राप्त होता है। यानी जो भी कोई काम हम करते हैं उससे हम लोग को रुपया प्राप्त होता है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आर्थिक क्रिया कहते हैं। आप समझ गए होंगे ना। आर्थिक क्रिया किसको बोलेंगे, मतलब जो काम करते हैं। जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने से अगर कुछ हमको रुपया अगर मिलेगा तो हमारा ये पढ़ाई जो होगा ना, ये पढ़ाने का जो माध्यम होगा हमारे लिए अर्थव्यवस्था बन जाएगा, समझे। तो यही चीज़ है अर्थव्यवस्था। आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग क्या करते हैं, कार्य करके अपना जीवन क्या करते हैं, यापन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। कहता है अर्थव्यवस्था समाज के आर्थिक क्रियाओं को क्या है, योग है। यानी आर्थिक क्रियाओं का ये जोड़ने का काम करता है कौन, अर्थव्यवस्था, ठीक है। समाज में जितने भी लोग हैं सभी लोग तरह तरह के काम करते हैं, सभी लोगों का जो माध्यम है अलग अलग है अपने पैसा अर्जन करने के लिए, तो वो चीज़ जो है ना उनके लिए अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। यानी आप नॉर्मली बात समझिएगा कि जिस काम से आपको रुपया मिले, ठीक है, वो आपके लिए अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग जानते हैं। आगे देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो हमारा है दोस्तों, एकदम बारीकी से देखिए, हर एक पॉइंट मैंने आप
आप लोगों के लिए सजा सजा के लिखा है कि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था समझना है, ठीक है। ये मिश्रित है क्या? मिश्रित का अर्थ पहले आप जानिए। मिश्रित का अर्थ होता जो है दोस्तों मिला जुला। क्या होता है? मिला जुला। मान के चलिए अगर हम चावल और दाल को मिला दें तो क्या उसका हम नहीं बोल सकते चावल और दाल का मिश्रण। जिसी को तो चावल और दाल मिल जाता है तो खिचड़ी का निर्माण होता है, बनता है ना खिचड़ी। तो खिचड़ी आप सुने होंगे। तो वही चीज़ है मिश्रण। मिश्रण का मतलब होना है मिलना, ठीक है। मिला हुआ ये आपका कहलाता है मिश्रण। मिश्रण का अर्थ आप समझ गए ना, मिला हुआ। तो यहाँ पर मिला हुआ का जिक्र होगा दोस्तों। कहता है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार एवं निजी व्यक्तियों के पास होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे भारत, ठीक है। अब समझना है नॉर्मली बात। देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपका क्या है कि अगर अर्थव्यवस्था के अनुसार देखेंगे तो 3 प्रकार से हम उसको बांट सकते हैं। जैसे देखिए अगर मान के चलिए कोई उद्योग है दोस्तों, क्या है? उद्योग है, ठीक है। उद्योग है, ये उद्योग है। उद्योग का मतलब कल कारखाना हो गया, ठीक है, जिसमें लोग काम करते हैं। अगर इसका कोई मालिक जो है ना निजी व्यक्ति है, क्या है? निजी व्यक्ति, जिससे हम लोग हो गए मालिक, ठीक है। नॉर्मली जो कोई मनुष्य है वो इसका मालिक है, इस उद्योग का मालिक है, तो उसको हम बोलते हैं पूंजीवादी। क्या बोलते हैं? पूंजीवादी। लेकिन अगर इस उद्योग का मालिक जो है सरकार हो, ठीक है, इस उद्योग पर जो संबंध स्थापित जो करे वो सरकार अगर करती हो तो इसको हम लोग बोलते हैं समाजवादी। क्या बोलते हैं दोस्तों? समाजवादी। अगर यहाँ पर इस उद्योग को अगर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों आपस में मिल करके, ठीक है, अगर इसी उद्योग को अगर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों आपस में अगर मिल जाते हैं और दोनों मिल कर के काम करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित मतलब मिलजुल कर एकजुट होकर के काम करना। तो सरकार भी काम करती है, निजी व्यक्ति भी काम करती है, ठीक है ना। तो इसका स्वामित्व जो है, संचालन जो है इसमें निजी व्यक्ति भी होती है दोस्तों और कौन? सरकार भी होती है, ठीक है। यानी वैसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व है उसका संचालन देश की क्या करते हैं? सरकार करते हैं और निजी व्यक्ति के पास होती है, उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए दोनों मिलजुल करके काम करना वही मिश्रित अर्थव्यवस्था। उदाहरण में हम लोग ले लेते हैं किसको? भारत को, ठीक है। समझ गए ना। भारत में ही एक आपका समझ जाना है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था पे है। यहाँ पे सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पे आपको सिख भी दिखेंगे, तरह तरह के धर्म आपको दिखेंगे, ठीक है। जैसे अगर तरह तरह के धर्म का मतलब जो आप समझिए जैसे कि अगर आपको जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, तरह तरह के जो धर्म है दोस्तों सभी लोग आपको भारत में देखने को मिलेंगे ना। तो भारत को एक ही इसी कारण जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो आप समझ गए मिश्रित मतलब मिला हुआ। आगे हम लोग समझते हैं सतत विकास। सतत का अर्थ आप समझिए दोस्तों, सतत का अर्थ क्या होता है बढ़िया से आप समझे। हर एक क्वेश्चन को अगर आज बारीकी से समझेंगे ना तो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार। क्या होता है दोस्तों? लगातार। सतत का अर्थ जो होगा ये आपका लगातार होता है। क्या होता है दोस्तों? लगातार, ठीक है। और विकास तो आप समझते हो, विकास का अर्थ होता है तरक्की। क्या होता है? तरक्की। तरक्की होना ये आपका विकास हो गया, ठीक है। यानी सतत का मतलब होता है लगातार अगर किसी चीज़ की तरक्की होती है, ठीक है, लगातार तरक्की हो, उसका तरक्की कभी रुके नहीं, उसी को हम लोग सतत विकास बोलते हैं, ठीक है। अब समझिए कि कहता है वैसा विकास जो जारी एवं टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जा सके, उसे हम लोग सतत विकास कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग सतत विकास कहते हैं, समझना है। जैसे अगर मान के चलिए सतत विकास का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर आपको कोई काम करना है तो आपको इसलिए काम नहीं करना है कि सिर्फ वो काम जो है ना आप ही को बेनिफिट करे, आप ही को वो काम बेनिफिट नहीं करे। अगर वो काम अपने आने वाले जो हमारी पीढ़ी होगी ना, अगर वो काम से वो भी परिचित होती है, उसी को हम लोग सतत विकास बोलते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल देते हैं छोटा सा, ठीक है। ये आपका मान के चलिए कोई बुक है, ठीक है, इसको कलर कर देते हैं थोड़ा सा। ये आपका कोई बुक है, किताब है, ठीक है। अब ये बुक को है आपके पापा पढ़े, ठीक है, आपके पापा जी इस बुक को पढ़े, ठीक है। और ये बुक पापा जो है ना आपके बचा करके रखे हैं,
ठीक है, और वही यही बुक आपको भी काम कर रहा है, ठीक है, यानी पापा का जो बेटा है उनको भी ये काम कर रहा है, ठीक है। और यही बुक जो है ना, आपकी शादी हुई, आपका जो बाल बच्चा हुआ वो भी जो है ना बेटा का बेटा, ठीक है, वो भी इसी बुक को पढ़ रहा है। तो हम इसी को बोलते हैं सतत विकास। क्या बोलते हैं दोस्तों? सतत विकास। जब कोई भी आप संसाधन को जो है आप अंधाधुन उपयोग नहीं करना है, ठीक है। संसाधन को आप ऐसा उपयोग करिए कि उसी संसाधन को उपयोग करने का जो हमारा आने वाली जो पीढ़ी होगी उसके लिए भी वो संसाधन बच के रह सके, उसी को हम लोग सतत विकास कहते हैं। सतत का मतलब होता है लगातार, जिसकी तरक्की होती रहती है, ठीक है ना, उसी को हम लोग सतत विकास कहते हैं। और यहाँ पे आपका अपना पीढ़ी ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रख करके कोई काम किया जाता है, उसे हम सतत विकास कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके पापा जो हैं कोई भी अगर फैक्ट्री चलाते हो, ठीक है, तो क्या वो फैक्ट्री जो है आपके पापा तक ही सीमित रहेगी? नहीं, वो आप चलाओगे। आपके आने वाले अगर वो फैक्ट्री अच्छा से चले तो अगर आने वाले जो पीढ़ी होगा उसमें भी वो उनका योगदान हो सकता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग सतत विकास बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आने वाली समय के लिए टिकाऊ रख सकते हैं, ठीक है, यानी टिका हुआ होना चीज़, वही आपका सतत विकास होगा, ठीक है। आने वाली पीढ़ी के लिए उसको हम क्या कर सकते हैं, संभाल करके रख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है कि आप समझ गए ना, वैसा विकास जो आपका क्या हो, वैसा विकास जो आपका जारी रह सके, ठीक है, वैसा विकास जो जारी एवं क्या रहे, टिकाऊ बना है, एकदम टिका हुआ रहना चाहिए, ठीक है, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी है जो अभी चल रही है वो पीढ़ी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी क्या होता है, उसके विकास को ध्यान में रख करके कोई काम किया जाता है, उसी को बोलते हैं सतत विकास। के लिए आगे देखिए दोस्तों, आर्थिक नियोजन, ठीक है। आर्थिक नियोजन क्या है ये समझना है आप लोगों को, ठीक है। आर्थिक नियोजन आप किसे कहोगे, ठीक है, ये आपको समझना है, बढ़िया से समझेंगे हम लोग, ठीक है। आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है? आर्थिक का मतलब तो आपको बताइए पैसा, ठीक है। अर्थ का मतलब बताए थे ना आपको, पैसा, रुपया, मुद्रा, पूंजी, कुछ भी ले लीजिए। तो आर्थिक का मतलब भी वही चीज़ होगा, पैसा होगा, ठीक है ना। और नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना, यानी प्लानिंग करना, कोई चीज़ का क्या करना, प्लानिंग करना। अब देखिए प्लानिंग करना, ये प्लानिंग कौन करता है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये प्लानिंग कौन करेगा, ठीक है। तो प्लानिंग जो है ना, हमारे देश की जो सरकार होती है वो प्लानिंग करती है, पैसों का प्लानिंग करती है। पैसों का प्लानिंग करने का तात्पर्य ये हुआ कि वो पैसा को देखती है कि हमारे देश में कितना पैसा है और वो कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जो अविकसित हैं, उसको विकास को उसको सख्त ज़रूरत है, तो वहाँ पे वो पैसा क्या करती है, डोनेट करती है या पैसा लगाती है। जैसे आप मान के चलिए आपके शहर में आपका रोड जो है टूटा हुआ है, तो वहाँ पे सरकार जो फंड देती है वही चीज़ को तो देती है, यानी पैसों की योजना बनाना, पैसों की प्लानिंग करना कि कहाँ पे कितना पैसा जाएगा, कहाँ पे कितना पैसा जाना चाहिए, ये आपका आर्थिक नियोजन होगा। कौन सी होगा दोस्तों? आर्थिक नियोजन। यानी आप नॉर्मली समझो कि सरकार अपने रुपयों को लेकर, ठीक है, सरकार जो है अपने रुपयों को लेकर जो योजना करती है, जो प्लानिंग करती है, उसे हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं। समझ में आ गया? यानी सरकार जो है अपने रुपयों को लेकर जो है ना, जो योजना करती है कि कहाँ पे कितना पैसा डालना चाहिए, कौन से रोड खराब है, कौन से चौराहा खराब है, कौन सी नाली बंद है, जगह जगह पे पैसा जो पड़ती है दोस्तों, उसी का प्लानिंग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। कि आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर समझ में आ रहा होगा। अच्छे से अगर आप समझोगे ना तो एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं। कहता है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न प्रकार के विकास की क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है, ठीक है। क्या कहा कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार जो है देश के संसाधनों का विभिन्न प्रकार के विकास की क्रियाओं में प्रयोग करना ही जो है ना आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी तरह तरह के संसाधन को जो अगर हम कोई विकास के लिए अगर उपयोग करते हैं, ठीक है, संसाधन को क्या करते हैं, किसी विकास की क्रिया
प्रक्रिया में अगर हम उसको उपयोग करते हैं ना, वही हमारा आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी भारत में यह कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद एवं नीति आयोग के माध्यम से किया जाता है। यानी भारत में जो भी आर्थिक नियोजन होती है दोस्तों, ये कौन करती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद एवं नीति आयोग, ठीक है, एवं नीति आयोग के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य जो है ना, राष्ट्र के विकास के दर को क्या होता है? बढ़ाना, कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण, सामाजिक न्याय आदि है। ठीक है, यानी आर्थिक नियोजन तो आप समझ गए होंगे। आर्थिक नियोजन क्या है? हम जो पैसा क्या करते हैं, अपने देश को विकास करने में जो लगाते हैं, ठीक है, वही आर्थिक नियोजन होगा। उसी पैसे को लेकर के सरकारों के बीच प्लानिंग चलती है। ठीक है, यानी सरकार अपने रुपयों को लेकर जो योजना करती है उसी को आर्थिक नियोजन कहते हैं। ठीक है, जो पैसे को लेकर प्लानिंग करती है उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को। संसाधनों को लेकर के किसी विकास में, यानी विकास में लगाती है वही संसाधन को, वही आपका आर्थिक नियोजन होगा। इतना तो डेफिनेशन आसान है दोस्तों। ठीक है, अब आइए मानव विकास रिपोर्ट। ये मानव विकास रिपोर्ट क्या है समझना है। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट कहता क्या है? मानव विकास रिपोर्ट समझना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VBI क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चंस, ठीक है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे। ठीक है, अब क्या कहता है मानव विकास रिपोर्ट? ठीक है, मानव का मतलब पहले आप समझिए, मानव का जो अर्थ होता है, ठीक है, ये मानव का अर्थ तो आप समझ गए, मनुष्य। ठीक है, मनुष्य हो गया मानव। ठीक है, मानव यानी मानव है, मानव का अर्थ मनुष्य होगा। विकास का अर्थ क्या होगा दोस्तों? आगे बढ़ना। विकास का जो अर्थ होगा ये क्या होगा? आगे बढ़ना। ठीक है, विकास का अर्थ ये होगा। रिपोर्ट का अर्थ क्या होगा? समझो, रिपोर्ट का अर्थ होता है सूचना। क्या होता है? यानी कोई चीज़ की सूचना देना, यही आपका क्या है? रिपोर्ट है। समझ में आया? ठीक है, यानी आप समझो कि और मानव विकास रिपोर्ट, यानी मानव का अर्थ तो मनुष्य हो गया, विकास का अर्थ होता है आगे बढ़ना, तरक्की करना, रिपोर्ट का मतलब जानकारी, यानी क्या होता है? सूचना देना। ठीक है, अब कहता है कि मानव विकास रिपोर्ट कहते किसे हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना, वहाँ के लोगों को शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। समझिए, प्रति व्यक्ति आय क्या है? ठीक है, प्रति व्यक्ति आय किसको बोलते हैं? जैसे कि अगर आपके मान के चलिए, अगर इनकम जो है ना, अगर आपका इनकम 10,000 रुपया है तो यही आपका प्रति व्यक्ति आय होगा, यानी एक आदमी का आय होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं निकालते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का नियम होता है दोस्तों कि देश की कुल राष्ट्रीय आय में, ठीक है, अगर राष्ट्र का हमारा जो इनकम अगर पता हो जाए, राष्ट्र के इनकम में अगर हम देश की जितनी जनसंख्या है अगर उससे हम डिवाइड कर देते हैं ना, यानी राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या अगर भाग दे देते हैं, तो हमारा जो भागफल के रूप में आता है वही हमारा प्रति व्यक्ति आय होता है। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ होता है एक आदमी की आमदनी। ठीक है, समझ में आया? यानी देखिए, आप समझिए, जैसे मानव विकास रिपोर्ट का मतलब होता है तुलना करना। ठीक है, जैसे दो देशों के बीच तुलना होता है ना, कि तुम्हारे देश में किस चीज़ की कमी है तो अगला देश में इस चीज़ की कमी है। मतलब समझिए आप कि जब दो देशों के बीच में आपस में जो तुलना होती है, तुलनाएं होती है, उसे हम मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, यानी मानव विकास रिपोर्ट यानी किसी चीज़ की तरक्की में जो सूचनाएं मिलती हैं कि कौन से देश कितना तरक्की कर रहा है, ठीक है, वही आपका मानव विकास रिपोर्ट होगा। ठीक है, यानी कहता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना वहाँ के लोगों के किस स्तर पर होती है दोस्तों? शैक्षिक स्तर, यानी कितने पढ़े लिखे हैं, सब तुलनाएं होती है कि कौन सा देश कितना पढ़ा लिखा है, कौन सा देश कितना अमीर है। ठीक है, वो चीज़ को बताने का काम जो है ना मानव विकास रिपोर्ट का है। कौन सा देश कितना अमीर है, कौन सा देश कितना गरीब है, ये सब कौन बताता है? तो यही बताता है मानव विकास
रिपोर्ट। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट ही आपको बताएगा कि कौन देश कितना अमीर है, कौन देश कितना गरीब है, कौन देश कितना पढ़ा लिखा है, कौन देश कितना अनपढ़ है। ठीक है, ये कौन देश का में स्वास्थ्य सभी का अच्छा है कि सभी का खराब है, ये सब बताता है मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, तथा ये प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर क्या होती है दोस्तों, की जाती है। ठीक है, अब मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत जो है ना मानव विकास सूचकांक तीन होते हैं। पहला क्या है दोस्तों, जीवन आशा, दूसरा शिक्षा प्राप्ति या तीसरा जीवन स्तर। ये तीन जो है ना मानव विकास रिपोर्ट के सूचकांक हैं। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट के क्या है दोस्तों, सूचकांक हैं। आप सोचे होंगे कि सूचकांक किसको बोलते हैं। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट को जिस चीज़ से हम मापते हैं, ठीक है, मापने की प्रक्रिया जो है ना, मापने की प्रक्रिया सूचकांक कहलाती है। यानी मानव विकास रिपोर्ट पता करने के लिए उसको हम जिस यूनिट से जिस चीज़ से मापते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, आप किस चीज़ से मापते हैं, तो हाँ, जैसे राष्ट्रीय आय हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया, तरह तरह की चीज़ों से हम लोग मापते हैं कि हमारा कितना देश अमीर है, गरीब है। ठीक है, तो उस चीज़ से मापते हैं, तो वही हमारा जो होगा सूचकांक कहलाता है। तो ये तीन सूचक होते हैं, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और तीसरा जीवन स्तर। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे देखिए, आधारित संरचना पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। ठीक है, आधारित संरचना पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। तो आधारित संरचना कहते किसे हैं, समझिए बारीकी से आप लोग। ठीक है, आधारित संरचना जो है ना कहते किसे, कहता है आधारित संरचना का मतलब उन सुविधा एवं सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए आपका क्या है, वे सभी तत्व जैसे बिजली हो गया, परिवहन हो गया। ठीक है, बिजली हो गया, आपका परिवहन हो गया, फिर उसके बाद संचार, बैंकिंग, स्कूल, आपका क्या हो गया, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार है। जिस देश का आधारिक संरचना क्या होता है दोस्तों, कहते हैं। ठीक है, अब समझना है आप लोग को। ठीक है, बढ़िया से समझना है। ठीक है, आधारित संरचना कहते किसे हैं। ठीक है, आधारित संरचना जो है दोस्तों, ये कहते किसे हैं, ये आधारित संरचना। आधारी का अर्थ होता है अंदर। क्या होता है दोस्तों, अंदर आप ले लीजिए। ठीक है, संरचना का मतलब होता है बनावट। क्या होता है दोस्तों, बनावट। ठीक है, अब देखिए हमारे देश के अंदर कितनी बनावटें हैं। ठीक है, कितनी आधारित संरचना है। जैसे तरह तरह के चीज़ बने हुए हैं दोस्तों, जैसे स्कूल बने हुए हैं, स्कूल का बनावट कुछ अलग होगा, हॉस्पिटल का बनावट कुछ अलग होगा। ठीक है ना, अस्पताल का बनावट, कॉलेज का बनावट, ठीक है, रोड की बनावट, ये तरह तरह के हमारे देश के अंदर जो बनावटें हैं ना, उसी को आधारित संरचना है। और उस पर आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है। प्रकाश का मतलब उसके बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है, कहता है आधारित संरचना का मतलब जो है ना उन आपका क्या है, सुविधा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए क्या है, सहायक है। आर्थिक विकास के, हमारे देश के विकास में क्या क्या चीज़ सहायक है, उसके बारे में आप लोग को बताना है। जैसे बिजली बहुत ज़रूरी है दोस्तों। परिवहन का मतलब आने जाने के लिए हम लोग को परिवहन की आवश्यकता होती है। रोशनी के लिए हम लोग को बिजली की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है, आर्थिक विकास का एक पार्ट है जो हमारे देश को क्या करता है, विकास की ओर लेके जा रहा है। ठीक है, अब देखिए और क्या क्या चीज़ है दोस्तों, तो जैसे संचार हो गया, संचार हो गया। ठीक है, बैंकिंग हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, अस्पताल हो गया, आदि देश के आर्थिक विकास के आधार है। यही आर्थिक विकास के कारण जो है ना हमारे देश जो है आगे है दोस्तों। ठीक है, विकासशील बोल सकते हैं भारत को, विकसित तो नहीं बोलेंगे, विकासशील बोलेंगे। विकास की प्रक्रिया, विकास की गद्दी पे ये भारत है। ठीक, इतना बोल सकते हैं, जिसे देश का आधारित संरचना हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, यानी आप समझिए नॉर्मल वे में कि हमारे देश के अंदर का वह बनावट, ठीक है, हमारे देश के अंदर का वह बनावट जिसकी वजह से विकास करते हैं। समझ गए आप लोग कि हमारे देश के अंदर का वह बनावट, आधारिक मतलब अंदर और संरचना मतलब बनावट, यानी हमारे देश के अंदर का वह बनावट जिसके वजह से हम लोग विकास करते। तो किसकी वजह से, संचार हो गया, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यही सब चीज़ से हम लोग क्या करते हैं, विकास करते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आधारिक संरचना। ठीक है, अब आइए समावेशी विकास किसे कहेंगे। ठीक है,
समावेशी विकास से आप लोग क्या समझते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। समावेशी विकास देखिए क्या कहता है, विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर क्या है, ऊंचा हो तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से छूता न रहे, तो उसे हम लोग बोलते हैं समावेशी विकास बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, समावेशी विकास। इसका अर्थ क्या हुआ कि विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें समाज के जो है ना सभी वर्ग, ठीक है, चाहे आप सभी वर्ग, जैसे आप गरीब ले लो, अमीर ले लो, या सभी वर्ग का मतलब ले लीजिए आप, जैसे शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, मजदूर हो गया, किसान हो गया, सभी का जीवन स्तर होना ऊंचा हो तथा समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होना चाहिए जो विकास के लाभ से क्या हो, अछूता रहे, यानी विकास के लाभ से पीछे रहे। सभी को बराबर हक मिलेगा, सभी का विकास होगा तो बराबर रूप से होगा, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग समावेशी विकास कहेंगे। कौन सा विकास दोस्तों, समावेशी विकास, ठीक है। आगे देखिए हमारा राष्ट्रीय आय है, ठीक है। राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे समझना है। राष्ट्रीय आय जो है ना, राष्ट्रीय का मतलब होगा राष्ट्र, आय का मतलब होता है आमदनी। हमारे राष्ट्र की आमदनी कितनी है वही राष्ट्रीय आय है दोस्तों। कहता है किसी देश में एक वर्ष की अवधि में, यानी एक वर्ष में लिया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय आय, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित की गई सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के कौन सा मूल्य दोस्तों, मौद्रिक मूल्य के योग का राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी राष्ट्रीय आय देखिए कैसे निकलता है दोस्तों, यानी हमारे देश में जितनी भी वस्तुओं को हम लोग बेचते हैं उससे हम लोग को जो रुपया मिलता है वही रुपयों को सभी देशों के सभी राज्यों के रुपयों को जोड़ करके, ठीक है, हमारा राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम बताया जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट क्या है दोस्तों, बढ़िया से समझना है। पॉइंट क्या है कि जिस देश का जो राष्ट्रीय आय अगर अधिक होगा, ठीक है, हमारा देश का राष्ट्रीय आय अधिक है, सबसे ज़्यादा अधिक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा देश उतना ही विकसित होगा। यानी जिस देश का राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम जितना अधिक होगा वह देश उतना ही क्या होगा, विकसित होगा। और जिस देश का राष्ट्रीय आय जितना कम होगा वह देश उतना ही अविकसित होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। आगे देखिए प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय किसे कहेंगे, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आय में देश की अगर कुल जनसंख्या से भाग दे दें, ठीक है, तो जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ये फॉर्मूला है आपका कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या, ठीक है, समझ में आ गया। यानी वही हम आपको कहें कि अगर प्रति मतलब एक, व्यक्ति मतलब तो व्यक्ति हो गया, यानी एक व्यक्ति का अगर आमदनी निकालना है पूरे देश में से एक व्यक्ति का आमदनी, तो कैसे निकालोगे, तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा नेशनल इनकम जानेंगे, हमारा राष्ट्र का पूरा आय है कितना, ठीक है। अगर हम पूरा राष्ट्र का आय जान जाते हैं और हमको अगर पता होगा कि हमारा देश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो अगर हम नेशनल इनकम में पूरे की पूरे जनसंख्या से अगर भागा दे दें तो हमारा नेशनल इनकम, हमारा प्रति व्यक्ति आय जो होगा निकल जाएगा। जैसे मान के चलिए दोस्तों हमारा नेशनल इनकम जो है, हमारा नेशनल इनकम अगर मान के चलिए, एक एग्जांपल आपको हम बता देते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए हमारा नेशनल इनकम 10 रुपया है, ठीक है, पूरा देश का आमदनी 10 रुपया है, ठीक है, और उसमें हमारा पूरा का पूरा जो है ना सभी जनसंख्या 5 गो है, ठीक है। हमारा नेशनल इनकम 10 रुपया और पूरा जितने देश में रहते हैं 5 लोग रहते हैं, तो हमारा प्रति व्यक्ति आय कितना होगा, तो 5 से आप 10 को काट देंगे, कितना बार में कटेगा, 2 बार में। यानी आप ये समझ जाइए कि एक व्यक्ति का आमदनी कै रुपया होगा, 2 रुपया, तो उसी प्रकार से 5 व्यक्ति की आमदनी 10 रुपया होती है, ठीक है। तो ये हमारा ये प्रति व्यक्ति आय होता है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे आइए, अब लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, बढ़िया से देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये। कहता है अर्थव्यवस्था के संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। हम आपको बता दिए ना अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, यानी जिस माध्यम से आप लोग को रुपया प्राप्त होता है, ठीक है, उसी को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। यानी आपका माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे आप पढ़ाते हो, चाहे आप क्या करते हो,
मजदूर हो, किसान हो, आपका कमाने का स्रोत अलग अलग हो सकता है। तो वही जिस माध्यम से आप कमाते हो ना, जिस उद्योग से आप कमा रहे हो, वही आपका जो है ना अर्थव्यवस्था होगा। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की कहता है संरचना या ढांचा का अर्थ है विभिन्न उत्पादन के क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के विभाजन से है। ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है, जैसे लोग कृषि से भी कमाते हैं, उद्योग से भी कमाते हैं, परिवहन, बैंकिंग आदि क्या करते हैं, संपादित होती है। इन्हीं क्रियाओं के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना भागों में बांटा गया है दोस्तों? 3 भागों में। ये हम लोग को सीखना है। ठीक है, 3 भागों में अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। देखिए, पहला भाग हम लोग का है कौन सा दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र। पहला प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र कहते हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्र याद रखना है दोस्तों, अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कौन? कृषि। ठीक है, याद रखना है प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है दोस्तों? कृषि आता है। इसमें हम लोग कृषि से संबंधित काम करते हैं, जैसे खेती बाड़ी का काम हो गया। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत कृषि करते हैं, पशुपालन, मछली पालन, जंगल से लकड़ी प्राप्त करना आदि आर्थिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से जैसे पशुपालन करते हैं तो उससे रुपया मिलता है, खेती करते हैं, कृषि करते हैं उससे रुपया मिलता है, मछली पालन करते हैं उससे रुपया मिलता है, जंगल से अगर लकड़ी की कटाई करके बेचते हैं तो उससे रुपया मिलता है। तो अर्थव्यवस्था तो तरह तरह की चीज़ों में है। ठीक है, हम तरह तरह की चीज़ों को अपना स्रोत बना सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है अर्थव्यवस्था। यानी प्राथमिक अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है दोस्तों? कृषि क्षेत्र। इस क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी का काम करते हैं। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र समझिए, ये द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र का मतलब यहाँ उद्योग वगैरह चलता है दोस्तों। ठीक है, उद्योग से हम लोग को रुपया मिलता है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो बैंकिंग में एक उद्योग है ना, कारखाना ही है। ठीक है, बैंकिंग हो गया, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, ये आदि क्रियाएं शामिल होती है। तो याद ये रखना है आपको कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है? तो कृषि क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है? तो औद्योगिक क्षेत्र। क्लियर। आगे आइए तृतीयक क्षेत्र में समझते हैं हम लोग। तृतीयक क्षेत्र क्या है? तृतीयक क्षेत्र एक प्रकार का जो है दोस्तों सेवा क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्र क्या है? एक प्रकार का सेवा क्षेत्र है। इसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार इत्यादि आती है। ठीक है, यानी परिवहन, हम लोग को आने जाने का जो परिवहन होता है, ट्रेन हम लोग को कितना सुविधाएं देती है दोस्तों। ठीक है, तरह तरह की सुविधाएं देती है ना। बीमा हम लोग को सुविधा देती है। ठीक है, कि अगर आदमी कोई मर भी जाता है तो उसको इंश्योरेंस के नाम पे कुछ पैसा मिलता है। तो ये एक प्रकार का सेवा क्षेत्र है। क्या है दोस्तों? सेवा क्षेत्र है। क्लियर। हाँ, सेवा क्षेत्र है। थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें उद्योग आता है। ठीक है, हमारा लगता है 2 बार लिखा गया है। क्या आप मैनेज कर लोगे? ठीक है, इसमें औद्योगिक क्षेत्र सिर्फ आता है उद्योग, कल कारखाने के बारे में। ठीक है, आगे देखिए आर्थिक विकास क्या है। ठीक है, आर्थिक विकास किसे कहेंगे और आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है? आर्थिक विकास किसको कहेंगे दोस्तों, समझना है आप लोग को। ठीक है, आर्थिक विकास किसे कहेंगे? कहता है आर्थिक विकास का वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी देश या राज्य की प्रति व्यक्ति आय में एक लंबी अवधि तक क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, आर्थिक विकास होता है। ठीक है, उसी को आर्थिक विकास कहेंगे। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है, वही आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास पूछेगा दोस्तों तो क्या होगा? आर्थिक विकास यानी जिसके अंतर्गत जो है ना किसी भी देश या राज्य की प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति मतलब एक आदमी की आमदनी में लंबे समय तक क्या होती है? वृद्धि होती रहती है, उसी को हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं। ठीक है, आर्थिक मतलब पैसा, विकास का मतलब लगातार आपका जिसका तरक्की होता रहता है। तो जिस व्यक्ति की तरक्की लगातार होती रहती है वही आर्थिक विकास है। ठीक है, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है ये समझना है आप लोग को।
आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है ये समझना। कहता है सामान्यतः आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। ठीक है, दोनों में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, दोनों को यानी एक दूसरे के स्थान पर क्या होता है दोस्तों, प्रयोग किया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों के द्वारा इन दोनों में निम्न अंतर बताते हैं। जैसे एक अर्थशास्त्री है निर्मला श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार, ठीक है, श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार ये बहुत बड़े क्या है, अर्थशास्त्री हैं दोस्तों। ठीक है, अर्थशास्त्री आप समझना कि अर्थशास्त्र के बारे में जो बताते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में जो बताते हैं वो अर्थशास्त्री होते हैं। जो आपका ज्योग्राफी के बारे में बताते हैं, भूगोल के बारे में बताते हैं, भूगोलविद होते हैं। और जो आपका इतिहास के बारे में बताते हैं वो इतिहासकार होते हैं। ठीक है, ये सभी विषय के अनुसार उनका नाम का चयन हो जाता है। ठीक है, तो श्रीमती निर्मला हुक्स क्या कहती हैं कि आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए होता है आर्थिक वृद्धि। याद रखेंगे कि अगर विकसित अर्थव्यवस्था देश के लिए प्रयोग होगा तो आर्थिक वृद्धि होगा, जबकि विकास शब्द का प्रयोग जो है ना अविकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए होता है। अविकसित मतलब जिस देश का विकास नहीं हो पाया है, विकासशील का मतलब होता है यानी जिस देश का विकास हो रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, आर्थिक क्या बोल सकते हैं, विकास शब्द का प्रयोग अविकसित अविकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए किया जाता है। यही है आपका कौन सा दोस्तों, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक वृद्धि शब्द। ठीक है, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन 12 नंबर कि आपको क्या करना है कि आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांक के द्वारा करें। यानी आर्थिक विकास को हम किस किस चीज़ से माप सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग उसका हम लोग क्या करते हैं, चयन बताते हैं कि आर्थिक विकास को हम किस किस चीज़ों से क्या करते हैं, मापते हैं। ठीक है, वो किस सूचकांक से हम उसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो पहला है राष्ट्रीय आय। पहला राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास के अनुसार हम पता कर सकते हैं कि हमारा देश का पूरा इनकम कितना है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश, हम आपको बता दिए थे कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश उतना ही विकसित होता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश उतना ही अविकसित होता है। ये पहला सूचक होता है आर्थिक विकास को मापने के लिए। दूसरा सूचक देखिए दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय। विश्व बैंक के विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों का 2004 में 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे अधिक है तो वह देश कौन होगा, विकसित होगा। और जिन देशों का प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष से कम है तो उन देश वह जो होगा निम्न आय वाला देश होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ प्रति व्यक्ति आय में कि विश्व बैंक कि विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार बताया गया कि जिन देशों का 2004 में 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष यानी हर एक साल जो है ना अगर इससे अधिक होता है तो वह देश विकसित की गणना में होती है, विकसित की श्रेणी में होती है। और जिस देशों का प्रति व्यक्ति आय 37,000 से कम है, 37,000 रुपया से यानी एक साल में 37,000 रुपया से जिस व्यक्ति का आमदनी है कम है वो आपका निम्न आय वाला देश कहलाता है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। एक सूचक और है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक यानी मानव विकास सूचकांक जो 0 से 1 तक होता है। जिस देश का मानव विकास सूचकांक जितना अधिक होता है वह देश उतना ही क्या होता है, क्या होगा दोस्तों, समृद्ध होगा। ठीक है, तो ये 3 सूचक जो था इसके अनुसार हम लोग आर्थिक विकास को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है और सबसे पूरा का पूरा इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है और इस पिछड़ेपन को हम कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना निम्नलिखित कारण है बिहार के पिछड़ेपन के। पहला, जनसंख्या वृद्धि। देख रहे हो ना आज के अनुसार आज के भारत में देखिए हमारा पहले जो था ना कि चीन जो आप देश जानते हैं ये पूरे
विश्व में जो है ना सबसे पहला स्थान रखता था पॉपुलेशन के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार। लेकिन अब जो है ना 2023 के जनगणना 2022 में ही बोल सकते हैं, ठीक है, इसके जनगणना के अनुसार जो है ना अब भारत जो है ना सबसे बड़ा देश हो गया है जनसंख्या के मामले में। तो हमारा देश में कितना पॉपुलेशन हो गया है, और पॉपुलेशन होने के कारण जो है ना हमारे देश में बेरोजगारी, भूखमरी भी क्या हो रहे हैं दोस्तों, व्याप्त हो रहे हैं। यही कारण है, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है लेकिन लोगों में क्या बोल सकते हैं, काम करने का बोल सकते हैं उसको कि लोगों में जनसंख्या तो बढ़ रहा है लेकिन काम करने से लोग क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। या सरकार उतना वैकेंसी नहीं दे पा रही है जिसके कारण क्या हो रहा है, बहुत से लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं, ठीक है। आज के जो जनरेशन है ना दोस्तों, ये मेहनत करना नहीं चाहता है, ठीक है। इनको बस अगर आप इनको पैसा दे दोगे, 2 वक्त का खाना दे दोगे ना, तो एक काम ये नहीं करेंगे, समझ गए। ये आज का जनरेशन का एक खूबी आपको हम बता सकते हैं, एक काम नहीं करेंगे। लेकिन वो पहले का जो जनरेशन था ना दोस्तों, बहुत काम करता था, यानी इतना परिश्रमी होता था पहले का जनरेशन। अभी भी पुराने आदमी से मिलोगे तो अपना काम वो प्रतिदिन करते हैं, डिसिप्लिन के साथ करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन आज के जनरेशन में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो आज के जनरेशन तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में उभर रही है हमारे भारत में तो सबसे ज़्यादा। लेकिन उसी के कारण हमारे भारत में बेरोजगारी भी हो रही है, साथ ही साथ हमारे देश में क्या हो रही है, बेरोजगारी का मार भी हो रहा है, भुखमरी भी हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जनसंख्या में तो बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रहा है हमारे देश में। बिहार की जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जो बेरोजगारी, गरीबी आदि को क्या करेगा, जन्म दिया है, ठीक है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो काम करने, अब एक उद्योग में 10 आदमी काम करता है, आप जनसंख्या बढ़ा रहे हो, 50 आदमी कर दोगे तो वो थोड़ी होगा, कैपेसिटी जितना होगा वो उतना ही काम देगा वो, ठीक है। काम की कमी है, लोगों की कमी नहीं है, बस यही है। अगला देखिए, आधारित संरचना का क्या है, अभाव। यहाँ की आधारित संरचना जैसे यातायात हो गया, बैंकिंग, संचार आदि कमज़ोर अवस्था में है। यहाँ हर चीज़ जो है ना इसमें अभाव है, कमजोरी है, सभी चीज़ों में, यातायात में है, बैंकिंग में है, संचार आदि कमज़ोर अवस्था में है। तो आधारित संरचना का भी हमारा क्या है, पिछड़ेपन के कारण हो सकते हैं। कृषि का पिछड़ापन है यहाँ पर। बिहार की कृषि में नए आधुनिक तकनीक तथा वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग जो है कम होने से राज्य में कृषि पिछड़ा अवस्था में है। यहाँ पर जो है यहाँ पे किसानों को पर्याप्त रूप में क्या बोल सकते हैं उसको, खाद नहीं मिल पाता है, ठीक है, तरह तरह के खनिज नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कृषि में भी उनका वृद्धि नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जिसके कारण कृषि में भी आज के किसान पिछड़ा हो रहे हैं, बिहार के किसान, ठीक है। आगे जो है ना इसमें बिहार को हमेशा क्या होता है, बाढ़ तथा सूखा से क्षति होता रहता है, ठीक है। ये बिहार के उत्तरी क्षेत्र बाढ़ एवं दक्षिणी क्षेत्र सुखाड़ मार से हमेशा झेलते रहता है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि आपका जो है ना बिहार जो है एक बिहार एक विकासशील राज्य है, विकास हो रहा है लेकिन अभी नहीं हुआ है। हम तो खुद बिहार के हैं, बिहार स्टेट से बिलोंग करते, तो हमको तो ज़्यादा पता है, ठीक है। अब यहाँ बाढ़ एवं सूखा से क्षति है, ठीक है। बिहार को जगह जगह पे आपके कोसी नदी परियोजना से बाढ़ वगैरह के चपेट में बिहार हमेशा हर बार होता ही रहता है नॉर्मली, ठीक है। औद्योगिकरण का अभाव है। बिहार के विभाजन के बाद देखिए उद्योग जो था ना, ये झारखंड जो है ना, जब झारखंड और बिहार जब साथ था तो उद्योग भी था बिहार में, लेकिन जब दोनों का में विभाजन हो गया तो उद्योग जो है ना ये चला गया झारखंड के पास और बिहार के पास कृषि बच गई। तो बिहार जो है, बिहार के सभी लोग कृषि पर निर्भर रह गए और झारखंड में सभी लोग उद्योग पर काम करते हैं, यानी तरह तरह के कल कारखाने हैं बड़े बड़े। के बाद यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र झारखंड से जाने से राज्य में बड़ा उद्योग नहीं है, कहाँ नहीं है, बिहार में, ठीक है।
गरीबी है दोस्तों, बिहार में गरीबी का क्या है, एक चक्र चल रहा है। अब यही सब चीज़ नहीं, उद्योग नहीं है, ठीक है, खाली पॉपुलेशन बढ़ेगा तो थोड़ी काम चलेगा, तो बिहार में गरीबी तो हो जाएगी ना। अगला देखिए, यहाँ पे बहुत ख़राब विधि व्यवस्था है दोस्तों, ठीक है। खराब विधि व्यवस्था के कारण बिहार में पिछड़ा राज्य, यानी खराब यहाँ का पूरा विधि व्यवस्था है, जो जिसमें आप बिहार को एक पिछड़ा राज्य में गिनती कर सकते हैं। अब देखिए, इस पिछड़ेपन को हम दूर कैसे कर सकते हैं। पहला जो है, जनसंख्या पर हमको पहला नियंत्रण किया जाए, तो इसके लिए सरकार लाया था ना, बच्चे दो ही अच्छे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब चीज़ों को पालन किया जाए, ठीक है, जिससे हम लोग पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। आगे जो है, कृषि के क्षेत्र में विकास किया जाए। कृषि के क्षेत्र में तरह तरह के हम लोग को खाद से रूबरू करवाया जाए, ठीक है, जिससे हम लोग भी अच्छे तरह से किसानी कर सकें, ठीक है। बाढ़ पर नियंत्रण किया जाए, नियंत्रण किया जा सके। तरह तरह के जगह पे बांध बनाया जाए, जिससे हम लोग को बाढ़ से क्षति ना हो पाए, ठीक है। आधारित संरचना का अभाव होना, विकास किया जाए, तरह तरह के रोड बनना चाहिए, ठीक है, हर चीज़ में आने जाने में सुविधा हो लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से बिहार का हम विकास कर सकते हैं। उद्योग का विकास किया जाए, तरह तरह के कल कारखाने बिहार में खुलने चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ अगर हो जाएगा दोस्तों, तो ऑटोमेटिक गरीबी दूर हो जाएगा। गरीबी दूर किया जाए, ठीक है, लोगों को रोजगार दिया जाए, जिससे गरीबी क्या होगा, दूर होगा, ठीक है। आगे शांति विधि व्यवस्था किया जाए, तो ये तो काम है प्रशासन लोग का, ठीक है। स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन होना चाहिए, घूसखोरी वाला प्रशासन नहीं चाहिए बिहार को, ठीक है। तो ये सब चीज़ अगर रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बिहार में तरक्की हो जाएगा और बिहार एक दिन जो है पिछड़ा राज्य से सफल राज्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस कारण जो है ना, यह चैप्टर का पूरा आंसर क्वेश्चन मैं आपको करवा दिया, ठीक है। तो इसमें जो है, आप सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कॉपी में लिख करके अच्छे से उसको याद कर लोगे, ठीक है। याद करने का तो चीज़ है नहीं दोस्तों, एक बार पढ़ लोगे, अच्छे से वीडियो को देख करके समझ जाओगे कि क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्ट उसका जितना भी अर्थ होगा ना, आप जान पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही दोस्तों, इसके अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में। और आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ दोस्तों, तो आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें दोस्तों, कि वो भी जो है ना, आपके इस वीडियो आपके द्वारा जो है ना, ये वीडियो को देख सकें, जिससे क्या होगा, उनको भी लाभ होगा इस वीडियो को देखने से। तरह तरह का क्वेश्चन मैं दे रखा हूँ, और आप लोग का एग्ज़ाम जो है जनवरी फरवरी में पड़ेगा, ठीक है। तो जनवरी फरवरी में पड़ेगा, तो अच्छे से ज़रूर तैयारी करिए दोस्तों। जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना, अच्छे से अगर आप कवर कर लोगे तो एग्ज़ाम में आपका नंबर अच्छा खासा आएगा, ठीक है। जितना आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, बस मेहनत आपको करना है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए तो बस इतना ही, और अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, ठीक है, ज़रूर कर दे दोस्तों, जिससे हम लोग को क्या हो, मोटिवेट ज़रूर मिले, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।